बेटा जिसका माइक ऑन है ऑफ कर दे बेटा। हर्ष बेटा वीडियो ऑन करें। हर्ष कपिल बेटा वीडियो ऑन करें। अक्षय, ईशा, मुस्कान, राहुल, नवीन, अंजलि, उमेश, संकेत, सिमरन, सोमवीर, प्रियंका, मुकेश बेटा वीडियो ऑन करें सभी। तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कोई भी स्टूडेंट हमें बताएगा कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा। तो लास्ट टाइम हमने बेटा पढ़ा था वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले जरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था कि एक कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ाते थे। ये बेटा आपके पास कॉइल होती थी जिसको हम एक सेल से जोड़ते थे। दूसरी कॉइल बेटा आपके पास ये होती थी जिसको हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते थे। और इस कॉइल में अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इस कॉइल में किसकी वैल्यू बेटा? करंट की। तो ईएमएफ कौन सी कॉइल में पैदा होगा? दूसरी कॉइल में। यही हमने पढ़ा था। और अगर इस कॉइल में करंट बढ़ाओगे तो ईएमएफ कौन सी कॉइल में पैदा होगा? पहली कॉइल में। तो इसने यही पढ़ा था कि दो कॉइल्स इसके अंदर लेनी है बेटा हमें। थैंक यू बेटा प्रतीक। अगर हमने इसमें दो कॉइल लेनी है और दो कॉइल में अगर एक कॉइल में करंट बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होता है। तो ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था? फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। बोलो, यही फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे फाई क्या था बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। एम बताओ बेटा क्या था यहाँ पे? एम आदित्य क्या था बेटा? मैं कल की क्लास में नहीं था सर। अच्छा, कल की क्लास में नहीं थे बेटा। एम इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। थैंक यू बेटा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बेटा हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद हमने फॉर्मूला पुट किया था और ये निकल के आया था इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन में डी टी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये करने के बाद आज जो अपना मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर पहुंचते हैं। और आज अपना जो मेन टॉपिक है बेटा, जैसे हमने लास्ट सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाली थी। सोलेनॉइड के लिए किसकी वैल्यू निकाली थी? सेल्फ इंडक्टेंस की। ऐसे ही हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आज पढ़ेंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी नोटबुक और पेन अपने साथ लें। देखें, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले ही बता देता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है और प्रत्येक विद्यार्थी कंसंट्रेशन से पढ़े और जिसका माइक ऑन है बेटा वो ऑफ कर दें। जिसका भी माइक ऑन है बेटा वो ऑफ करें। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल कोएक्सियल सोलेनॉइड। ये आपका बेटा टॉपिक का नाम है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा तो प्रत्येक विद्यार्थी हम 100% इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन के साथ बेटा इसको अच्छे से समझें। सबसे पहले कहता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना है टू कॉइल्स के लिए सोलेनॉइड्स। तो बेटा यहाँ पे टू कॉइल्स क्यों ली उसका मीनिंग आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्योंकि टू कॉइल्स हमने इसलिए ली हैं क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके लिए यूज करते हैं बेटा? दो कॉइल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हैं। लेट अस
consider two solenoid S1 and S2 having N1 and 2 be the number of turns पर यूनिट लेंथ। बेटा हमने दो सोलेनॉइड ली हैं जिसके अंदर कहा है कि N1 और N2 इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हैं और दो सोलेनॉइड अपने पास S1 और S2। डायग्राम बेटा मैं आपके सामने यहाँ बनाता हूँ। एक सोलेनॉइड बेटा ये, एक हम सेकेंड कलर से बना देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दूसरी सोलेनॉइड बेटा ये, इसमें मान लो I1 करंट है बेटा और इसमें मान लो I2। अब आप कहोगे सर हमने ये इस टाइप से सोलेनॉइड क्यों ली, तब पर सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। जो ये मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर रखा है ये बेटा सोलेनॉइड S1 है, ठीक है। और जो मैंने बेटा ब्लू कलर से मार्क कर रखा है ये सोलेनॉइड S2, ठीक है। और S1 में करंट की वैल्यू बेटा मैंने साफ लिख रखा है I1 और S2 में करंट की वैल्यू है I2। तो एक बार आप ध्यान से देखें कि लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड, दो सोलेनॉइड हैं S1 and S2 having N1 और N2 be the number of turns per unit length। S1 के नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा वो स्मॉल n1 है, ठीक है, और S2 के हैं वो आपके पास स्मॉल n2। ये बात आपको मैंने लिखवा दी ऊपर। तो एक बात ध्यान से देखें कि यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा हुआ है, कोएक्सियल, ठीक है। दो सोलेनॉइड तो ले ली लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा है, कोएक्सियल। कोएक्सियल कॉइल क्या होती हैं, जिसकी आपस में गुथी हुई होती है बेटा। देखो इसका एक टर्न फिर इसके अंदर ही इसका दूसरी का टर्न, फिर इसका ये टर्न, फिर इसके अंदर दूसरी का टर्न, एक दूसरे के साथ क्या होती है बेटा, गुथी हुई कॉइल होती हैं, वो होती है कोएक्सियल कॉइल। क्या होती हैं, कोएक्सियल कॉइल। कहने का मतलब देखें आप एक बार ये रेड का टर्न है, ये भी रेड का, ये भी रेड का, ये भी रेड का, इन्हीं टर्न्स के बीच कौन सी सोलेनॉइड डाल दें, ब्लू वाली जो हमने रिप्रेजेंट कर रखी है S2 से, और इन टर्न्स के जो गैप था इनके बीच इनके टर्न्स आ जाएं तो एक कंप्लीट एक गुथी हुई सोलेनॉइड बन जाएगी। तो ऐसे जो आपके पास सोलेनॉइड होती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, कोएक्सियल सोलेनॉइड। क्या देते हैं बेटा इनको, कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो सोलेनॉइड हैं, ठीक है, S1 और S2। तो एक बात हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या पढ़ी थी कि अगर एक सोलेनॉइड में करंट दे, एक सोलेनॉइड में, सपोज दैट पहले में दे, तो बोलो बेटा ईएमएफ कौन सी में जनरेट होगा, एनीवन स्टूडेंट? दूसरी वाली। दूसरी वाली, जो पहले वाले का करंट का अपोज करेगा, ठीक है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे कर लेता हूं कि लेट I2 बी द करंट following in coil S2। बोलो हमने सबसे पहले मानना है कि I2 करंट हमने ऑन किया है कौन सी कॉइल के अंदर, S2 सोलेनॉइड के, ठीक है बेटा। तो कोई भी एक बच्चा बताए कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड बोलो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मनोज बेटा बताओ क्या आएगा, म्यू नॉट n by 2 म्यू नॉट n इंटू आई, म्यू नॉट n इंटू आई बेटा फॉर्मूला होता है। तो छोटे वाला टर्न होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू, ठीक है। अब एक बात देखें, कितना करंट दिया है हमने, I2 करंट दिया है, कौन सी सोलेनॉइड में दिया है, S2। तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा इसमें, तो इसको नाम दे दिया V2। इसके पास कितने टर्न है बेटा, N2, क्या नाम दे दिया, N2, और इसको क्या नाम दे दिया, I2। बोलो इस इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम है,
अगर I2 करंट हमने S2 सोलेनोइड में दिया तो S2 सोलेनोइड के पास क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अपना, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 और I2, बोलो आएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम I2 करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो B2 का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। B2 का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसके नजदीक कौन है, B1 है, मतलब S1 है इसके नजदीक, और S1 के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। तो करंट तो दिया हमने I2 कॉइल मतलब S2 के अंदर, और फ्लक्स किसका चेंज होगा, S1 का। तभी तो जिसका फ्लक्स चेंज होगा उसी में तो क्या पैदा होगा, EMF। बोलो क्या पैदा होगा, EMF। बोलो ये बात मेरी समझ में आई बेटा, कि हमने करंट दिया है S2 में तो फ्लक्स किसका चेंज होगा, S1 का, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस S2 की बढ़ेंगी या घटेंगी, तो फ्लक्स किस में चेंज होगा, S1 में, क्योंकि ये इसके बहुत नजदीक कॉइल है। ठीक है, और बताओ कोई भी बच्चा कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बेटा क्या आएगा फ्लक्स का फॉर्मूला, B डॉट ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फ्लक्स का फॉर्मूला ये आएगा, लेकिन अब एनीवन स्टूडेंट मेरे को ये बताए कि फ्लक्स किसका चेंज होगा, बोलो किसका चेंज होगा, कौन सी का चेंज होगा, S2 का या S1 का, S2 बोलो बेटा, S2 बेटा एक बार बेटा आप माइक ऑफ करें, मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूं कि हमने करंट दिया है S2 में, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है S2 पर, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में एंटर करेगी, अब S1 में, किस में एंटर कर गई, S1 में, तो फ्लक्स भी किसका चेंज हुआ, S1 का। बोलो किसका चेंज हुआ, S1 का। मेरी बात समझ में आई बेटा, I2 करंट दिया S2 में, S2 के अंदर करंट बढ़ता गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती गई, वो बढ़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में घुसने लग गई, S1 में, तो S1 के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और S1 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी S1 एक ऐसा EMF पैदा करेगा जो S2 में करंट बढ़ रहा था उसका अपोज हो, उसका क्या हो, अपोज। बोलो ये बात समझ में आई, यहाँ तक बताएं बेटा, मैंने पहले बताया था बहुत डीपली आपको समझना है। तो एक बात बताएं, फ्लक्स किसका चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ S1 का, ठीक है, किसके कारण, S2 के कारण। तो देखो किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज हुआ है, S2, तो S2 का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, B2, बोलो क्या था, S2 का B2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खुद का लेना है S1 कॉइल, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, कितने मान लिए, कैपिटल N। अब एक बार दोबारा से मैं फिर बता रहा हूं, S2 कॉइल में, यहाँ पे ध्यान से देखें, I2 करंट दिया और B2 मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, S2 कॉइल में I2 करंट दिया, B2 मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, इस B2 के मैग्नेटिक फील्ड में कौन है, S1 कॉइल, कौन है, S1, तो S1 कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, फ्लक्स, तो S1 कॉइल ही क्या पैदा करेगा, EMF। बोलो क्या पैदा करेगा, EMF। बोलो ये लाइन किसी के बच्चे को समझ में ना आई तो बताएगा, जो मैंने नीचे लिखी आपको बेसिक बात। यहाँ तक कोई डाउट है तो एनीवन स्टूडेंट कंसल्ट विद मी। सर दोबारा बता दो। बेटा मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि S2 कॉइल मतलब सेकेंड सोलेनोइड, समझ में आई, सेकेंड सोलेनोइड में करंट I2, ठीक है, करंट दोगे तो सेकेंड सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जो ये लिख रखा है म्यू नॉट N2 I2, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा क्योंकि आप I2 बढ़ा रहे हो, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो ये एंटर करेंगी किसके अंदर, S1 में, कहा एंटर करेंगी, S1 में, तो S1 में एंटर करेंगी तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B डॉट ए, तो S1 का मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर गई तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया S1 का, किसका चेंज हो गया, S1 का। तो दूसरी भाषा में आप ये समझ लो कि S2 में करंट दोगे तो फ्लक्स चेंज करेगा S1, कौन करेगा, S1। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है, नो सर।
देखो अब देखो फ्लक्स चेंज हुआ S1, तो S1 का फ्लक्स मतलब phi1 के नाम से। किसके कारण चेंज हुआ? B2 के मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि B2 का ही तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है। B2 का मतलब किसका? S2 का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खुद कर लेंगे, phi1 मतलब S1, B डॉट A होता है, और N भी लगा सकते हैं अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लिया हमने? N। तो हमने क्या लिखा? B2, A1 और N। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना। phi1 इज इक्वल टू B2 की वैल्यू ऊपर लिख रखी है, बोलो म्यू नॉट N2 I2 लिख ले बेटा। अब एरिया तो सर्कुलर क्वाइल्स हैं, इस तरीके की टर्न्स आपके पास नजर आ रही हैं, तो इसका एरिया को हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर। बोलो क्या लिख सकते हैं? पाई R1 स्क्वायर सर्कुलर क्वाइल। N1 तो एक बात बताओ, N की वैल्यू बेटा, स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल N डिवाइड बाई L। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आएगी? N इंटू L। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये टर्न है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये टोटल लेंथ। तो N1 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ N1, क्योंकि यहाँ पे N1 तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? N1, और इनटू क्या आ जाएगा? यहां तक ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। इस टर्म को बेटा मैं और क्या लिख सकता हूं? phi1 म्यू नोट N1 N2 आपके पास पाई R1 स्क्वायर L, और इनटू आपके पास ये इक्वेशन बना ली बेटा हमने, और ये टर्म आपके पास हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है वो पूछे, फिर हम अगले स्टेप के ऊपर चलेंगे। कुछ नहीं किया, एक बार मैं खुद ही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और ध्यान से देख लें। हमने S2 कॉइल में I2 करंट दिया था, S2 कॉइल में I2 करंट दिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड S2 का बढ़ता गया। वो मैग्नेटिक फील्ड आने लग गया S1 में। S1 में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आने लगा तो S1 का फ्लक्स चेंज हो गया। S1 का जब फ्लक्स चेंज हुआ तो S1 के अंदर एक EMF पैदा हो गया। खुद S1 में क्या पैदा हुआ? EMF, जो S2 के अंदर I2 करंट था उसका क्या करेगा? अप्रोच। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन है। तो B2 की वैल्यू निकाल ली, फ्लक्स चेंज हुआ phi1, S1 का फ्लक्स का फॉर्मूला B डॉट A, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए N से मल्टीप्लाई। तो किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ? B2। एरिया खुद कर लेंगे A1, नंबर ऑफ टर्न्स भी खुद कर लेंगे N1। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ B2 की वैल्यू पुट की है, एरिया को सर्कुलर कॉइल के लिए पाई R1 लिखा है, और इसको ये फॉर्म हमने बनाई। इसके बाद क्या किया हमने? देखो, वी नो दैट फाई किसके बराबर होता है? M इंटू आई। बोलो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं लिखूं सबसे पहले phi1 यहाँ पे लिख लेते हैं हम phi1। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आपके पास phi1। अब देखो 1 का फ्लक्स चेंज हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 किसके कारण? 2, तो इसको लिख लिया M12। क्या लिखे? M12, यही वैल्यू। और फ्लक्स किसका चेंज हुआ है? 1 का, लेकिन करंट किस में दिया था? I2 में। करंट किस में दिया था? I2। कंपेयर कर लो बेटा, phi1 से phi1 कंपेयर, I2 से I2 कंपेयर, और हमें यही निकालना था M12 की वैल्यू, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर और इनटू L। बोलो पहली वैल्यू आपके पास ये कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है। phi1 एज इट इज रखा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, phi बराबर mi, तो phi1 लिख दिया। mi मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्यों से के करंट के कारण पैदा हुआ था? S2 के अंदर कौन सा करंट था? I2, तो करंट की वैल्यू I2, तो I2 से I2 कंपेयर हो गया, phi1 से phi1 कंपेयर हो गया, और ये टर्म बच गई, ये टर्म M12। तो यही एक्सप्रेशन निकालना था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे कल हमने L के लिए निकाला था, ऐसे आज किसके लिए निकाला है? M के। यहाँ तक एक बार सभी बच्चे उतार लें, यहाँ तक एक बार सभी बच्चे उतार लें।
उतार लिया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? हो गया सर। यहाँ यस तक सर। चलो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब केस दूसरा हो सकता है। अब केस दूसरा क्या हो सकता है वो आप सभी को पता है बेटा, कि अब की बार S2 कॉइल में करंट दिया है, तो फ्लक्स किसका चेंज हुआ है? S1 का। तो बोलो दूसरा केस क्या हो सकता है, खुद बताएं एक बार सोच के। अगर आप करंट किस में देते हो? S1 में, तो फ्लक्स किसका चेंज हो जाएगा? S2 का। S2 का। तो सेम केस अपने पास हम दूसरा निकालेंगे, एक बार ध्यान से देखें। तो अगले केस में आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक डाउट क्लियर हो जाएगा जो भी है। देखिए, लेट I1 बी द करंट flowing through S। बोलो, अब की बार हमने माना है कि I1 करंट किससे फ्लो कर रहा है? S1 से। ठीक है भाई, लेट I1 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू S1। बोलो, जैसे ही आप I1 में करंट दोगे बेटा, एक बार 5 मिनट के लिए माइक ऑफ कर ले, जिसका भी ऑन है माइक ऑफ कर ले बेटा। मोहित माइक ऑफ करें एक बार। अब देखें, I1 करंट दिया है S1 में, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले किस में पैदा होगा? S1 में। तो बोलो, अब की बार यहाँ पे क्या लिखूंगा? B1। B1 की वैल्यू, रियल में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट N इंटू I। अब देखो B1 के पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ? N1। और करंट कितना दिया है? I। बोलो, ये इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत है? I1 करंट दिया S1 में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में पैदा हुआ? S में। अब ये I1 की वैल्यू आप बढ़ाओ या आप घटाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या क्या होंगी? घटेंगी। तो बढ़ेंगी तो किसके अंदर जाएंगे बेटा? वो S2 में। बोलो, किस में जाएंगी? S2। ठीक है, S2 में जाएंगी तो फ्लक्स किसका चेंज होगा? S2 का। तो करंट अगर S1 में दे रहे हो तो अपोज कौन करेगा? S2 के अंदर पैदा होने वाला EMF कौन करेगा? S2। तो यही तो डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की पढ़ी थी कि करंट एक में दो और EMF दूसरे में पैदा हो। तो करंट किस में दिया है? I1 में, S1 में। तो EMF किस में पैदा होगा? S2 में। किस में पैदा होगा? S2 में। और EMF कब पैदा होता है? जब उसका फ्लक्स चेंज हो। जब उसका क्या हो? फ्लक्स। तो फ्लक्स किसका चेंज होगा बेटा? S2 का। बोलो, फ्लक्स का फॉर्मूला कोई भी स्टूडेंट क्या आएगा बेटा? दोबारा से बताएं। B इंटू ए, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या से मल्टीप्लाई करते हैं? N से। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? B2 लिखूंगा या B1? B1। शाबाश बेटा, B1, क्योंकि किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण? B1। और एरिया किसका लेना है? खुद का। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? A2। और नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके लेने हैं? खुद के। तो क्या जाएगा? N2। सिर्फ दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का लेना है, बाकी सब कुछ अपनी लेनी। ठीक है, तो यही A2 भी अपना ही है और N2 भी खुद का है, लेकिन B1 दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज हुआ है। ये वैल्यू सभी को समझ में आ गई बेटा? जो मैंने phi2 लिखा है ये समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। एक बार ध्यान से देख लें। यस सर। मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमने I1 करंट दिया है S1 में, I1 करंट दिया है S1 में, तो EMF पैदा होगा S2 में। और बेटा साउंड बंद करें, साउंड बंद करें। EMF पैदा होगा S2 में, और S2 में EMF तब है कि जब आपके पास, जब पैदा हो सकता है जब आपके पास S2 का फ्लक्स चेंज हो। S2 का क्या चेंज हो? फ्लक्स चेंज। ठीक है, अब देखें phi2 हमने लिखा है यहाँ पे। phi2 के बाद हम बात करें सबसे पहले B1 A2 इंटू N2। तो B1 के मैग्नेटिक फील्ड के कारण एरिया खुद का, N2 नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब बोलो इसके आगे क्या लिखूंगा? B2। B1 की वैल्यू बेटा ऊपर से लिख लो, म्यू नॉट N1 I1। ठीक है, एरिया की वैल्यू बेटा सर्कुलर कॉइल K2 है तो हम लिख लेते हैं पाई R2 स्क्वायर। मैं आपको बताऊंगा ये वैल्यू क्या है रियल में।
तो A2 के लिए लिख लिया हमने पाई R2 स्क्वायर। N2, तो N2 को मैंने अभी आपको बताया था, क्या लिख सकते हो, N2 इंटू एल, क्योंकि N2 इज इक्वल टू स्मॉल n2 किसके बराबर आ जाएगा, N2 बटा एल। स्मॉल n2 किसके बराबर आ जाएगा, N2 बटा एल। बेटा माइक ऑफ करें जिसका भी ऑन है, बेटा माइक ऑफ करें। ये वैल्यू आई, अब देखें हम बात करते हैं सबसे पहले फाइव टू इज इक्वल टू, इसको बेटा मैं एक बार लिख देता हूं, म्यू नॉट n1 n2 पाई R2। एक बार देखें, सबसे पहले बात करें कि अपने पास जो सोलेनोइड ली थी S1 और S2, ठीक है, वो अगर आप सबसे पहले बात करें S1 और S2 जो सोलेनोइड हमने ली थी, उसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो एग्जिस्ट करेगा वो इस एरिया, इसके द्वारा, और नीचे की तरफ इस एरिया, तो दोनों का जो एरिया है वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों की हमने यहाँ पे ली है, दोनों सोलेनोइड जो ली है, और नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है, लेकिन उसकी रेडियाई सेम है, लेंथ उनकी सेम है, तभी वो कोएक्सियल बनेगी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो एक कॉइल के ऊपर तक यहाँ तक जा रही हैं, दूसरी कॉइल के नीचे तक यहाँ तक जा रही हैं, ये इनका बेटा सेंटर हो गया। तो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और सेंटर से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस दोनों सेम होंगी, सेम होंगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इनका क्या रहेगा, सेम। तो आप मैं यहाँ से आसानी से लिख सकता हूँ कि जो पाई R2 स्क्वायर है वो 100% पाई R1 स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पाई R1 स्क्वायर। देखो फिर बता रहा हूँ कि ये दोनों जो सोलेनोइड कोएक्सियल हैं ये इक्वल एरिया तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि इनकी रेडियाई भी इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पे R2 की जगह R1 पुट कर देता हूँ, पाई R1 स्क्वायर, और इनटू क्या लिख दो, N2 इंटू, अब देखें, और इंटू I1 बाहर था, ये लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, फाइव टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, इसके बाद L और इंटू आई, ये वैल्यू अपने पास निकल के आई। जब ये वैल्यू अपने पास निकल के आई बेटा, तो सबसे पहले देखें फाइव टू, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, M2 कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किसके कारण हुआ है, जब I1 करंट दिया था। कंपेयर कर लो, फाइव टू से फाइव टू, I1 से I1, तो M21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर और इंटू एल। बोलो देखो M1 और M2 की वैल्यू सेम आई कि नहीं आई, देखो मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा था M12 और ये कितना M21, बोलो सेम है कि नहीं है। एक स्टेप याद रखना था कि दोनों कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बनाएंगी वो सेम डिस्टेंस तक बनाएंगी, इसलिए पाई R2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, पाई R1 इसमें पुट करना था, और ये वैल्यू आपके पास निकल गई। बोलो बेटा इसको उतार लें, जो सेकंड केस हमने निकाला है इसको जल्दी से उतारिए। उतारते ही रेज योर हैंड्स बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। तो बिल्कुल इजी सा है, इसकी दो बार प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, कि एक बार करंट I2 में दो, एक बार करंट I1 में दो। जैसे आप दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको, बहुत इजी कंसेप्ट। उतार लिया बेटा, यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक, यस सर। अच्छा। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसका दूसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं, और फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के। देखो हम चलते हैं अब आगे बेटा, एक बार देखो रियल में हम बात करें तो m की वैल्यू जो अपने पास M12 और M21 दोनों जो वैल्यू निकल के आई है वो बेटा ये निकल के आई, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू,
ये वैल्यू निकल के आई है, और इसको हम कैपिटल एम के नाम से भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसका मतलब है कोफिशिएंट इंडक्टेंस सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। देखो इसका एक फॉर्मूला और बना सकता हूं, बोलो म्यू नॉट। बोलो बेटा n1 को क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म बताओ क्या लिख सकते हैं, N by L. कैपिटल N1 डिवाइड बाई एल। N2 को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N2 डिवाइड बाई एल इंटू पाई R1 स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा बेटा L। ठीक है, L से L कैंसिल, ये वैल्यू। और एरिया भी अगर आप इक्वल रखना चाहते हैं तो आप इसको भी चाहे आप यहाँ से हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, और यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दें पाई आर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। एल से एल क्या हो गया कैंसिल, बोलो क्या बनेगा, म्यू नॉट n1 बटा एल n2 इंटू क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाई एल। दूसरी फॉर्म भी आ सकती है आपके पास, म्यू नॉट n1 n2 a डिवाइडेड बाई एल। तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए किसके लिए होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसके लिखते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर इस टर्म में पूछ ले तो ये भी अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला है। जैसे हमने कल एल का पढ़ा था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा, ये वैल्यू हमने पढ़ा था। ऐसे आज हमने एम का निकाला है, म्यू नॉट n1 n2 a बटा एल। वहां पे सिंगल कॉइल थी तो एन स्क्वायर बन गया, एक सोलेनॉइड थी, यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे n1 और n2, ये आपके पास वैल्यू यहाँ से है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बेटा बताएं, या अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक वर्ड और बता देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन क्वाइल्स, क्वाइल की डिस्टेंस के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा जाएंगी, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब वो दूर दूर होंगी, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन क्वाइल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन क्वाइल की, वो बहुत नजदीक होंगी तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा, दूर होंगी तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा। ये कंसेप्ट है बेटा, कर लोगे यहाँ तक, थैंक यू बेटा। अब बात करते हैं बेटा, मैं आपके सामने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले एक बार बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करवाता हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट बताएगा जिससे मैं पूछ रहा हूँ। बेटा प्रियंका बताएं आप, सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था कल जो हमने पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई, बोला हमने पढ़ा था। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। एक फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था फाई इक्वल्स टू एम इंटू आई। एक फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था माइनस एम डी आई अपॉन में डी टी। बोलो ये फॉर्मूले बेटा हमने पढ़े थे। इन फॉर्म, और एक हमने पढ़ा था एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटा एल, और एक अभी अभी पढ़ा है म्यू नॉट n1 n2 ए बटा एल। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले अभी अभी हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम जो ओल्ड सीबीएसई में आए हुए हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी इनको रफ नोटबुक में नोट ना करें, फिर नोटबुक में ही नोट करें जो अभी मैं क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आएगा और हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले बेटा मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं, इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन प्रॉब्लम अभी कर लेंगे। देखिए
देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। सभी बच्चों को क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ है सीबीएसई 2002 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे यहाँ से। बताएं बेटा कि इसके अंदर पूछा है व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा जब आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर इज प्रोड्यूस व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट। देखो फ्लक्स बेटा कितना है, 40 मिली वेबर, ये वैल्यू है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 40 10⁻³ वेबर। मिली वेबर को चेंज कर लिया। जैसे ही बेटा हम इस वैल्यू को यहाँ से चेंज करते हैं तो ये अपने पास टर्म निकल के आई है इस कॉलम में, 40 × 10⁻³ वेबर। ये वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आई है। अब इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले और करंट की जो वैल्यू बेटा वो अपने पास कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर, ये वैल्यू दे रखी है। बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, L × I, और L हमें निकालना है तो क्या बन जाएगा, φ/I। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। फाई, तो फाई की वैल्यू बेटा 40 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई अपने पास करंट कितना है बेटा, 2। तो इसको अगर सोल्व करें सबसे पहले तो जो ये अपने पास वैल्यू निकल के आएगी बेटा, इसको हम काट सकते हैं कितने पे, 20 पे, और एक जीरो और कम कर लें तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 2 × 10⁻² हेनरी। क्या आ जाएगी बेटा, हेनरी, क्योंकि यही यूनिट होती है सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना था। फ्लक्स बेटा हमें दे रखा था, तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बोलो, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ तक क्वेश्चन किसी को डाउट है, कर लोगे बेटा? No, sir. बेटा क्या है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, एल हमें निकालना है। ठीक है, क्या पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, तो फ्लक्स फाई 40 मिली वेबर। मिली वेबर को सबसे पहले वेबर में कनेक्ट कर लिया। इसके बाद करंट कितना है, 2 एम्पियर, तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर। सिंपल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था सेल्फ इंडक्टेंस में, फाई =LI। एल निकालना है तो क्या बन जाएगा, φ/I। फाई की वैल्यू बेटा ये रही और आई की वैल्यू ये रही, दोनों को पुट करना है, ये आपके पास आंसर। और एल की यूनिट हमने कल बताई थी, क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, कर लिया बेटा ये क्वेश्चन सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पहले सभी बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि कॉइल हैज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी। जो बेटा आपके पास गिवन है उसको लिखेंगे पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले आपके पास एल गिवन है, बोलो एल है 10 मिली हेनरी। यहीं पे चेंज कर ले बेटा, 10 × 10⁻³ मिली हेनरी। मिली हेनरी से हमें हेनरी बनाना है, तो 10⁻³ हेनरी बेटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको लिख सकते हैं 10⁻² हेनरी। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड of the induced EMF in the coil when a current of 0.1 sin 200t ampere is sent through it। अगर उस कॉइल के अंदर कहता है कि I की वैल्यू कितनी दें, 0.1 sin 200t इतना करंट दें, तो बताओ आपके पास
ई मैक्सिमम कितना होगा, कितना ईएमएफ पैदा होगा, ये वैल्यू निकाल। बोलो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई। एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस बोलो कितना है 10 मिली हेनरी। तो कहता है कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ईएमएफ वो कॉइल पैदा करेगा अपने अंदर अगर करंट की वैल्यू कितनी है 0.1 साइन 200 इंटू टी। तो एक बात बताओ मेरे को, कोई भी एक बच्चा ईएमएफ का फॉर्मूला और सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में क्या होता है बताओ। ईएमएफ का फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म क्या होगा बेटा? अरे एनीवन स्टूडेंट? minus d flux upon में dt। तो इसका मतलब हम बात करें सबसे पहले माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। ये वैल्यू आपके पास यहां से निकल के आई है माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। तो अगर बात करें माइनस का तो हम मैग्नीट्यूड में ले लेंगे बेटा, क्योंकि ये अपोज करता है, जो बढ़ते हुए करंट हो घटते हुए करंट का अपोज करता है, तो इसको तो हम मैग्नीट्यूड की टर्म में ले लेंगे। तो अगर बात करें इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ईएमएफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम बात करें इसको मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड की टर्म में एल डी आई अपॉन में डी टी, ये वैल्यू आपके पास है। अब एक बात देखें कि एल अपने पास गिवन है 10 मिली हेनरी, एल अपने पास क्या बेटा गिवन है। तो हमें सिर्फ क्या करना है डी आई बटा डी टी की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? डी आई बटा डी टी की। अब देखो बेटा डी आई बटा डी टी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आई कितना दे रखा है वो ध्यान से देखो, 0.1 साइन 200 टी। इसका डेरिवेटिव करो बेटा, डी आई बटा डी टी 0.1 एच टी, ठीक है बेटा। साइन का कितना हो जाएगा बोलो? कोस, कोस 200 इंटू टी, साइन का कितना हो जाएगा? कोस। अब टी का करेंगे तो टी के साथ क्या है बेटा 200, तो इंटू कितना आ जाएगा 200। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? डी आई बटा डी टी निकालना था तो इसका डेरिवेटिव क्या है 0.1 साइन का कोस 200 टी, टी का करेंगे तो इसके साथ कितना है 200, कितना आ जाएगा 200। लेकिन एक बात यहाँ पे आप जरूर देखें कि इसने ई मैक्सिमम पूछा है, और ई मैक्सिमम कब हो सकता है वो चीज अब यहाँ देखें। एल की वैल्यू 10, ठीक है बेटा। डी आई बटा डी टी की वैल्यू देखो 0.1, 0.1। इसके बाद अपने पास कितना है इंटू इस 200 को पहले लिख लो आप 200, ठीक है। और इसके बाद बच क्या गया अपने पास कोस 200 टी। बोलो क्या बच गया? कोस 200। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? एल की वैल्यू बेटा ये रखी है, डी आई बटा डी टी की वैल्यू पुट करनी थी तो पहले 0.1 को लिख लिया, फिर हमने 200 को लिख लिया, जो नंबर वाली टर्म इनको पहले लिख लिया, और बच गया क्या कोस 200। अब यहाँ पे एक बात देखें, ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम कब हो सकता है? ये चीज बेटा सारी कांस्टेंट है, ये चीज सारी कांस्टेंट है। लेकिन देखो दो कोस मैक्सिमम कब हो सकता है? तो कोस 200 टी मैक्सिमम, मतलब कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। एंगल कोई हो तो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी हो सकती है 1। तो अगर कोस 200 टी मैक्सिमम हो तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो यही टर्म समझाने के लिए क्वेश्चन लिखा है 10, 0.1, 200 और कोस 200 टी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और मैक्सिमम तब आएगी जब कोस 200 टी मतलब एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1। अब इस टर्म को सोल्व करेंगे 10, 1/10 और इंटू अपने पास क्या कर लेंगे 200। ये वैल्यू हम यहाँ से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सॉरी एक वर्ड हम और गलत ले रहे हैं यहाँ पे, ये 10 की पावर -2 आएगा यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे 10 की पावर -2 और यहाँ पे भी 10 की पावर -2, ठीक है बेटा। अब इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं, एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो 20 और नीचे कितना आ जाएगा 100, ये कैंसिल, और मैक्सिमम ई कितना निकल के आएगा 0.2, कितना आएगा 0.2।
एक बार फिर देखें, एल दे रखा था 10 मिली हेनरी, हेनरी में कन्वर्ट किया 10 की पावर माइनस 2 हेनरी, आई की वैल्यू 0.1 साइन 200 टी, तो ईएमएफ निकालना था माइनस एल डी आई बटा डी टी। एल अपने पास ये रहा बेटा, डी आई बटा डी टी, तो इसका डेरिवेटिव किया, सिर्फ डेरिवेटिव कर दिया। ई मैक्सिमम पूछा था, तो ये वर्ड याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी, क्योंकि ये चीज तो चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट है, तो चेंज हो सकती है तो ये हो सकती है, और ये बेटा जब चेंज होगी तो मैक्सिमम वैल्यू बनाओ इसको, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये 1 हो सकता है, तो इसकी जगह सिर्फ 1 पुट करना है, बाकी वैल्यू आपके पास सभी के पास सारी हैं, तो आप आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बेटा राइट डाउन कर लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के कारण। समझ में आ गया बेटा? निशान थैंक यू बेटा। जल्दी जल्दी करें बेटा, 10 मिनट है अपनी क्लास ओवर होने में, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस सर। नेक्स्ट हो गया। हो गया तो बेटा नेक्स्ट देखो, देखें बेटा क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। एन एवरेज इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 0.4 वोल्ट अपीयर इन ए कॉइल, किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ अपीयर होता है, तो एक बार जो चीज अपने पास गिवन है बेटा हम उसको लिखते हैं, ईएमएफ 0.4 वोल्ट हमने मैग्नीट्यूड में लिख लिया। अपीयर इन ए कॉइल व्हेन करंट इन इट्स चेंज, तो ईएमएफ कब पैदा होता है, जब करंट की वैल्यू क्या हो बेटा, चेंज, क्योंकि करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। तो कहता है किसी कॉइल में अगर करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, तो करंट की वैल्यू चेंज करते हैं तो चेंज इन करंट किससे लिखा जाता है, डीआईस, बोलो किससे लिखा जाता है, डीआईस। तो कहता है कि appears in a coil when current in its change from 10 ampere in one direction to 10 ampere in opposite direction। देखो बेटा मान लो कोई करंट 10 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रहा है, अब आप इसको चेंज करके और 10 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो कितना चेंज हुआ, 10, एक तो माइनस लगाओगे चेंज के लिए और एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस, तो बोलो कितना हो गया, 10 माइनस माइनस। आवाज नहीं आ रही बेटा, बेटा आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? देखें बेटा जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसने क्या कहा है कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस 0.4 वोल्ट अपीयर इन ए कॉइल व्हेन करंट इन इट चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू 10 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो पहले 10 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब चेंज कर दिया उसको अपोजिट डायरेक्शन में 10 एम्पियर, तो अपोजिट डायरेक्शन में 10 एम्पियर ये हो गया, तो 10 पहले ऐसे जा रहा था, अब 10 अब ऐसे आ रहा है, तो 10 एक तो आपके पास
चेंज के लिए माइनस लगाते हैं और एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस, 10 माइनस माइनस 10 बोलो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, 10 माइनस माइनस 10 बोलो कितना आ जाएगा अपने पास 20 एम्पियर। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या कहा है कि व्हेन करंट इन इट्स चेंज फ्रॉम 10 एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू 10 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो 10 अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस और एक चेंज के लिए क्या लगाते हैं माइनस, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 20। टाइम बोलो कितने देर में हुआ ये प्रोसेस बेटा आपके पास, तो ये प्रोसेस बेटा आपके पास हुआ है dt इज इक्वल टू 0.40 सेकेंड, 0. तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हमें पता है बेटा E इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी आई। सुमित बेटा माइक्रोफोन ऑफ करें। E इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी आई, ये फॉर्मूला होता है। E की वैल्यू बेटा कितनी होगी 0.4, डी टी बेटा कितना हो जाएगा 0.40, डी आई आपके पास निकाला है वो हमने कितना 20, कितना निकाला है 20। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर अपने पास आ जाएगा सॉल्व करने से 8 इंटू 10⁻³ है, 8 इंटू 10⁻³ है। बस बिल्कुल सिंपल एक बात याद रखनी थी बेटा आपको कि डी आई निकालना था, तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन और वो भी अपोजिट, किसमें अपोजिट, तो एक तो अपोजिट के लिए माइनस ये आया और एक डिफरेंस के लिए माइनस चेंज के लिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे 20 बन जाएगी। बाकी सब कुछ गिवन था, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू बेटा आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है बेटा तो बताएं, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताएं। और आज की जो अपनी वीडियो क्लास है बेटा इसको यही समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन और भी बच गए हैं जो हमें कल करवाने हैं, शायद कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए बेटा। इसमें 2 टॉपिक बचे हैं और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएं। क्या यस सर बोल रहे हैं कि सर हमने कर लिया है? Yes, sir, हो गया. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Class raise your hands और अगली क्लास के लिए उत्साह के लिए नेक्स्ट रेज योर हैंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो बेटा आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।